नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। जिस तरह से देश भर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार यह नारा दे रही है कि बटोगे तो कटोगे, निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं रह गया है जिसकी बदौलत वह किसी चुनाव में जाए। 10 साल के शासन के बाद भी पीएम मोदी और उनकी सरकार के पास कोई ऐसा मसौदा नहीं रह गया है जिसको लेकर वह जनता से और जनता के लिए चुनाव में अपनी बातों को रख सके और उनसे वोट के लिए निवेदन करें, उनसे वोट मांगे। ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं है। ऐसा ही लगता है यही बैंक करप्सी बीजेपी के सामने है और उनके खजाने में सिर्फ सांप्रदायिक मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव चल रहा है और इन दोनों राज्यों में बीजेपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे के सहारे वह इस बैतरनी को पार करना चाहती है। इस चुनावी बैतरनी में उसका एकमात्र नारा यही है और इसी के बदौलत वह इन दोनों राज्यों में चुनाव को फतह करना चाहती है। यह तय है कि हिंदू और मुस्लिम का जो एजेंडा है वह कितना गंभीर है और किस तरह से यह संवेदनशील मामला समाज को दो भागों में बांटने में सफल हो जाता है। और जब महाराष्ट्र की बात हो रही हो और झारखंड की बात हो रही हो तो वहाँ जिस तरह की परिस्थिति है, भाजपा को मालूम है कि यही अचूक फार्मूला उसके लिए चल सकता है। भाजपा बात को बतंगर बनाना और किसी भी मामले को लेकर बेवजह हवाबाजी करना और किसी भी मामले की हवा निकाल देना और किसी भी मामले में हवा भर देना, उसकी यह कलाबाजी सब लोग जानते हैं। ऐसा ही विपक्ष का कहना है। सारे विपक्ष के नेता भाजपा पर हवाबाजी करने का, बात को बतंगर करने का, अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हैं। इस चुनाव में भी लगातार जो महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहा है इसकी शुरुआत हो गई है। आज सीता सोरेन ने जिस तरह से पत्रकार के सामने आंसू बहाते हुए जो आरोप लगाए हैं, यह कहीं ना कहीं भाजपा के एक सुनियोजित एजेंडा के तहत है और वह महिला स्वाभिमान को इस बहाने उभारना चाहती है। और वह उसके नेता शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से सीता सोरेन के मामले को लेकर बयान दिया है और उसके पहले सांसद निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं उनका बयान आया है, बाबूलाल मरांडी का बयान आया है। अब तो भाजपा के तमाम नेताओं की इस मामले को लेकर झड़ी लग जाएगी। बेटी का अपमान, महिला का अपमान, परिवार का अपमान, बहू का अपमान, भाभी का अपमान, कई तरह की बातें झारखंड में लगातार मीडिया में बनी हुई है और मीडिया किस तरह से बात का बतंगर और कुछ जो मीडिया है किस तरह से किसी बात को फैलाने में आग की तरह काम करती है, यह सबको मालूम है। सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बहू है और दुर्गा सोरेन की पत्नी है, वह जामतारा से चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने उनके खिलाफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं इरफान अंसारी, जो हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी है, जो काफ़ी मजबूत और अपने इलाके में अच्छी पकड़ रखने वाले एक विधायक हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह है कि वह मुसलमान हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू मुस्लिम में इस चुनाव को बांटने के लिए सीता सोरेन
से जो आंसू बहाया गया है और सीता सोरेन का जो मामला वहाँ उठाया गया है, उसके पीछे यही कहानी है, यही मुद्दा है। झारखंड में जनता भी जानती है कि इन संवेदनशील मुद्दों को लेकर भाजपा किस तरह से खेलती है, लेकिन यह सांप्रदायिक मुद्दा एक ऐसा मुद्दा होता है कि जिसमें लोग बह जाते हैं आंधी और तूफान की तरह, और भाजपा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाती है। जो भी हो स्थिति, यह हालत पूरे भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में है, और जिस तरह से आरएसएस और भाजपा इस काम को बखूबी करती है वह सभी लोगों को मालूम है। आरोप प्रत्यारोप भाजपा का अपना स्टाइल है, भाजपा इस काम में काफ़ी माहिर है, और मीडिया का सपोर्ट उसमें, इन कार्यों में उसे किस तरह से मिलता है यह किसी से छिपा नहीं हुआ है। विरोधियों पर शिकंजा कसने के लिए उसके पास किस तरह से ईडी और सीबीआई हथियार की तरह मौजूद है, और अब तो जो आरोप लगाया जा रहा है उसके अनुसार जो चुनाव आयोग है और जिस तरह की बातें अब चर्चा में हो रही है वह भी एक हिस्सा बनने की बात विरोधी करते हैं। वैसे सच्चाई तो जनता जानेगी और जनता समझेगी, लेकिन यह सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास विगत 10 सालों में शायद कोई उपलब्धि नहीं है जिसके बदौलत वह लोगों के बीच चुनाव में जाए और अपने उन बातों के आधार पर चुनाव में वोट के लिए अपना दावा ठोके और लोगों से कुछ कह सकें। उसके पास सिर्फ जो भी स्थिति है वो सांप्रदायिकता के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही हथियार है जिसका पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम नेता इसका प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि बिहार में भी इस प्रयोग को अमली जामा पहनाने के लिए जिस तरह से बिहार में जो हिंदू फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला था, और कल की ही बात है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बैठक करके एनडीए में ये साफ कर दिया है कि अगर यह हालत रही, अगर एनडीए बिहार में बटा तो गया, उसका वापसी संभव नहीं है। अगर जिस तरह से भाजपा अपना एजेंडा अलग चलाना चाहती है, अगर ऐसा करेगी तो उसकी वापसी इस चुनाव में नहीं होने वाली है, और वह अगले विधानसभा चुनाव में जो 2025 में होगा उसे बुरा परिणाम देखना पड़ सकता है। काहे कि भारतीय जनता पार्टी जहां सांप्रदायिकता का जिस तरह से बिहार में संयम को लेकर मजबूर रही है, अगर वह उस सांप्रदायिकता को अगर बिहार में फैलाने की कोशिश करेगी तो शायद नीतीश कुमार और भाजपा दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा हो सकते हैं। ऐसी संभावना कल के मीटिंग को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह से कल मीटिंग में बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट थी नेताओं की, और पहली पंक्ति में जिन नेताओं को बैठाया गया था और जो तीसरे पंक्ति में जो नेता बैठे हुए थे, उसको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि नीतीश कुमार ने किस तरह से फायर ब्रांड हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने वाले और स्वाभिमान यात्रा करने वाले नेताओं को किस तरह से तीसरे दर्जे की कुर्सी पर तीसरी पंक्ति में बैठाया। और यही नहीं, नित्यानंद राय जैसे गृह राज्य मंत्री को भी वही कुर्सी नसीब हुई, और जो भी फायर ब्रांड नेता थे हिंदू के, वो कहाँ उस बैठक में दिख रहे थे, यह चर्चा का विषय रहा। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से 1 घंटे तक लगातार अपनी बातों को कहा और जिस तरह से
गिरिराज सिंह पर खास तौर पर उन्होंने प्रहार किया और उनके स्वाभिमान यात्रा और चंदन और शिखाबंधन को लेकर चर्चा की। उसको देखते हुए यह साफ हो गया कि नीतीश कुमार सांप्रदायिकता के खिलाफ है और वह बिहार में उत्तर प्रदेश का मॉडल नहीं चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का मॉडल बिहार में थोपा गया तो वह इसके खिलाफ जाएंगे। कल की बैठक में गिरिराज सिंह पर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया और इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि सांप्रदायिकता की आंच अगर बिहार में सुलगेगी तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको अपने काम मंत्रालय में करना पसंद नहीं है और वो बिहार में ही डटे रहते हैं और इसी तरह के कार्य में उनका मन लगता है। इसको लेकर भी नीतीश कुमार की नाराजगी रही और उन्होंने दो टूक शब्दों में जिस तरह से गिरिराज बाबू को अपना जवाब दिया, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह साफ मैसेज था कि बिहार में अगर एनडीए को अगर काम करना है और गठबंधन की सरकार चलानी है तो सब कुछ मिलजुल कर करना होगा और अपना अपना एजेंडा अगर चलाने की बात होगी तो रास्ता जुदा जुदा हो जाएगा। और इसीलिए इन प्रहार के बावजूद भी जिस तरह से भाजपा नेताओं ने संयम बरता और एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक बनाने की बात हुई और चुनाव 2025 के लिए जिस तरह से पूरी तरह से बिहार में अभियान चलाने का फैसला एक साथ किया गया, इसमें चिराग पासवान, हम और उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र बाबू को भी जिस तल्ख अंदाज में उन्होंने कुछ शब्द कहे और कई अप्रत्यक्ष रूप से बातें कही, वैसे नीतीश कुमार ने जो वशिष्ठ बाबू और विजेंद्र चौधरी के लिए जो हंसी मजाक में कुछ शब्द कहे और उसको जिस तरह से मीडिया प्रचारित कर रही है और विजेंद्र यादव को जिस तरह से भड़काने की कोशिश कर रही है, वैसी बात नहीं थी। विजेंद्र बाबू और नीतीश कुमार का संबंध यही है कि एक बार अगर विजेंद्र बाबू कुर्सी छोड़ने की बात कर दे तो नीतीश कुमार भी अपना इस्तीफा साथ तैयार रखते हैं। और वशिष्ठ बाबू से जो उनका संबंध रहा है और जिस तरह से उनके नाते रिश्ते हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और उन्होंने यह जरूर कहा कि विजेंद्र बाबू और वशिष्ठ बाबू के कारण वह राष्ट्रीय जनता दल में गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इनके कहने पर मैं आगे नहीं जाऊंगा। इसलिए जो लोग इस भ्रम में हैं कि विजेंद्र बाबू और वशिष्ठ बाबू से नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया है या वह उसके विरुद्ध हो गए हैं, यह गलत बात है। विजेंद्र बाबू उस दौर के नेता हैं और विजेंद्र बाबू का जनता दल यूनाइटेड में अगर कद की बात हो तो नीतीश कुमार से कोई छोटा कद नहीं है। जो उनकी निष्ठा है, जो ईमानदारी है और जो समर्पण जनता दल यूनाइटेड को रहा है, यादव जाति में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार का साथ दिया है और नीतीश कुमार के लिए काम किया है और आज भी अपने मधेपुरा और सुपौल और सीमांचल के इलाके में जिस तरह से उनके क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड के लिए गारंटी होती है और वह जिस तरह से वहां से उम्मीदवारों को जिताकर भेजते हैं, यह भी देखने की बात है। विजेंद्र बाबू ऐसे नेता हैं जो चुनाव में अपना नामांकन डालने के बाद इतना क्षेत्र में काम करते हैं कि अपने मतदाताओं से वोट भी मांगने नहीं जाते। और वशिष्ठ बाबू की तो कहना ही नहीं, उनके जैसे समाजवादी नेता की कल्पना करना असंभव सा है। 10 साल वह प्रदेश अध्यक्ष रहे और जिस वफादारी और जिस निष्ठा के साथ उन्होंने नीतीश कुमार का सभी कठिन समय में साथ दिया है, संभवतः जनता दल यूनाइटेड में कोई दूसरा नेता वशिष्ठ बाबू की जगह नहीं ले सकता है। यह भी उतना ही बड़ा सच है और यह उतना ही बड़ा
एक तथ्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।